आईएनसी की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल 146 इंडियन टेक स्टार्टअप्स में से 75% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स लॉस में थे, जिसमें फ्लिपकार्ट, ग्रो, स्विगी और 110 कंपनीज ने मिलकर भूटान और मालदीव्स की जीडीपी से भी ज्यादा पैसों का लॉस कमाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जितना पैसा दो पूरे देश एक साल में कमा रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे इंडियन स्टार्टअप्स एक साल में जला रहे हैं। अगर आप कंज्यूमर हो इनके प्रोडक्ट और सर्विस के, तो आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आज से 20 साल पहले वाले इंडिया को देखोगे तो अगर कोई बिजनेसमैन लॉस कमाए तो उसे कितनी बड़ी दिक्कत से गुजरना पड़ेगा। पर आज लॉस मेकिंग कंपनीज के फाउंडर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो क्या चेंज है ट्रेडिशनल बिजनेस और मॉडर्न स्टार्टअप्स के बीच? आखिर क्यों स्टार्टअप्स पैसा लॉस करते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली इतना पैसा आ कहां से रहा है जलाने के लिए? इस सभी का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलो इसके पीछे की साइकोलॉजी जानते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे आसपास सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि इस एरिया में कोई रेस्टोरेंट नहीं है। इस छोटी सी सिटी में सिर्फ लेफ्ट साइड रेस्टोरेंट है। तो तुम्हें एक बिजनेस आइडिया आता है कि क्यों ना तुम खुद का रेस्टोरेंट खोलो सिटी की राइट साइड में। और तुम ऐसा करते भी हो, जो कि सक्सेसफुल भी होता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड थी। और सपोज करो कि कोई और इंसान है जो इसी एरिया में रहता है और उसे एक स्टार्टअप आइडिया आता है। उसका आइडिया था एक प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें कोई भी फूड ऑर्डर कर सकता हो, जो कि उनके घर में डिलीवर हो जाए, या जस्ट लाइक जोमेटो। अब ऑल दो ये दोनों एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, पर इन दोनों के बीच में स्टार्टअप और बिजनेस का डिफरेंस है। रेस्टोरेंट एक बिजनेस है जहाँ पे कस्टमर और मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और वहीं स्टार्टअप के केस में ना तो उनका कस्टमर जानता है और ना ही कभी किसी ने मार्केट में किया। तो इसी वजह से बिजनेस स्टार्टिंग से प्रॉफिट कमा सकता है, पर स्टार्टअप को बहुत मुश्किलें आएंगी। इस तरह से सोचो कि अगर कोई रेस्टोरेंट एक थाल 300 रुपये में दे रहा है, और सोचो उसी के ऊपर जोमेटो अपना 20% प्रॉफिट मार्जिन और 30 से 50 रुपए की डिलीवरी चार्जेस लगा के आप लोगों के घर पे पहुंचाए, तो क्या आप लोगे? हो सकता है कि आप लोग कहो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो ये कंपनियां कमा पा रही है। पर मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ, आप जिस टाइम में रह रहे हो यहाँ पे फूड डिलीवरी कॉमन बन चुकी है, तो आप प्रेजेंट में रहकर यह आंसर नहीं दे सकते। याद करो, हमारे पेरेंट्स आज भी ढाबे को ज्यादा हाइजीनिक मानते हैं रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ खाना उनकी आंखों के सामने बनता है। और आप कह रहे हैं कि उनका खाना बन के कुछ मिनट में उनके घर पे पहुंच जाए। सीरियसली, इज दैट व्हाट यू थिंक? अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, तो जोमेटो के टोटल ऑर्डर्स में से 55% ऑर्डर सिर्फ 8 शहरों से आते हैं, जो कि हमारे पूरे टोटल हिंदुस्तान के शहरों का 0.002% है। और अभी पिछले ही साल 225 शहरों में जोमेटो ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दी। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि ज्यादातर सारे स्टार्टअप्स को प्रॉफिट बनाने से पहले अपना मार्केट बनाना पड़ता है। इसी चीज को हम हिस्टोरिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे 90s में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्टार्टिंग हो रही थी, तब भी काफी लोग थे जो उस रेवोल्यूशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। तभी इतने बड़े चेंज को होने में 25 से 50 साल लग गए। आप इस चार्ट में देख सकते हो। और वो भी तब पॉसिबल हो पाए जब फोर्ड मॉडल टी जैसी कार मार्केट में आई। ये फोर्ड की गाड़ी 1908 में $850 की मिल रही थी, जो कि एक साल बाद $609, और सरप्राइजिंगली 1924 में $240 की गाड़ी मिल रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक घोड़ा गाड़ी उस समय पे $400 से $1200 की मिलती थी। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि उस समय पे भी कार कंपनीज प्रॉफिट बनाने से पहले अपने मार्केट को बना रही थी। सिमिलरली, अगर हम अपने फूड डिलीवरी वाले एग्जांपल पर वापस आए, तो हमें भी पहले मार्केट को बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हो सकता है कि हमें जेप्टो या फिर अमेजोन की तरह अपने प्राइस को कम करना पड़े या फिर डिलीवरी को फ्री करना पड़े। पर स्टार्टअप बेवकूफ़ नहीं है, वो कभी भी अपने मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चलो एक और इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टार्टअप है अपने यूनिक डिजाइन के साथ। उसमें मेरी पर ज्वेलरी पीस को बनाने की कॉस्ट आती है 100 रुपये, और मैं उसके सारे डिस्काउंट को हटाकर 150 रुपये में बेच रहा हूँ। यानी मेरा हर एक प्रोडक्ट पे 50 रुपये का मार्जिन है। कंफ्यूज मत हो ना, ग्रॉस मार्जिन है, ना कि नेट प्रॉफिट। इमेजिन करो, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो मेरा स्टार्टअप है, ये हर एक प्रोडक्ट पे 10 रुपये का नुकसान कर रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि मेरे बिजनेस का खर्चा ज्यादा है, तो हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट पे जितना मेरा मार्जिन है, मैं उससे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इसीलिए मेरा नुकसान हो रहा है। पर इससे पहले हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि आखिर मैं खर्चा कहाँ कर रहा हूँ। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। 30 रुपये मेरी हर एक प्रोडक्ट पे ऑपरेशनल कॉस्ट है, जिसमें वेयर हाउस रेंट, एम्प्लॉय सैलरी, बिल्स और जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। और दूसरे 30 रुपये खर्च हो रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे और R&D पे, यानी कस्टमर को एक्वायर करने में और मार्केट को बढ़ाने में। तो अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनीज ग्रॉस मार्जिन ना होने की वजह से नुकसान नहीं कर रही है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा
कि कंपनीज अपने एक्सपेंसेस को कम करके प्रॉफिट क्यों नहीं कमा लेती? तो ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही सिंपल है। याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो मार्केट में एक यूनिक आइडिया के साथ आते हैं, तो वो काफ़ी जल्दी काफ़ी बड़े स्केल पे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर कोई स्टार्टअप साल के 10 करोड़ की सेल करता है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 5 से 6% प्रॉफिट हर साल कमा ले, या आने वाले 5 साल तक अपना नुकसान करके अपनी सेल्स को 10 गुना कर ले, फिर उसके ऊपर 5 से 6% प्रॉफिट कमाए। तो यहाँ पे भी आप समझ चुके होंगे कि क्यों कंपनी ग्रोथ को इमीडिएट प्रॉफिट से ऊपर रखती है। इसके कितने एग्जाम्पल्स हैं। उबर ने 2016 से 2023 तक अपना रेवेन्यू लगभग 10 गुना कर लिया था और अब ये प्रॉफिटेबल है। इंडियन कंपनी का एग्जांपल दूं तो शुगर कॉस्मेटिक 2019 से 2023 के बीच में 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब ये प्रॉफिटेबल है। ऐसे ही ग्रो, जोमैटो और भी बहुत सारी कंपनीज अपना हजारों करोड़ों का नुकसान करके बाद में प्रॉफिटेबल हो गई। मैंने बताया था इंट्रो में, पिछले ही साल 110 इंडियन टेक स्टार्टअप्स ने 71,000 करोड़ का कंबाइन लॉस किया। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आप हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च करो तो आपको फिर भी 200 साल लग जाएंगे पूरा पैसा खर्च करने में। तो अब सवाल ये है कि इतने पैसे ये कंपनीज के पास आए कैसे? ये कंपनीज ने कभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं, और आखिर क्यों? वो स्टार्टअप जो हर साल 100 करोड़ का नुकसान कर रहा है उसकी हजारों करोड़ की वैल्यूएशन है। ये सब कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। मान लो मैं आपसे 1 रुपए के सिक्के के साथ ट्रेड करूं, तो मैं आपसे इसके बदले 1 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकता, राइट? क्योंकि इसकी वैल्यू इसके ऊपर क्लियरली लिखी है। बट व्हाट इफ मैं आपके सामने एक इंडिया का एंशिएंट कॉइन रखूं? अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। भले ही ये कॉइन 1 रुपए का हो, पर इसकी वैल्यूएशन 1 रुपया नहीं है। यही डिफरेंस होता है वैल्यू और वैल्यूएशन का। वैल्यू एक कॉन्क्रीट नंबर है जिसकी वर्थ मेजर नहीं करी जाती, और वैल्यूएशन एक अनकॉन्क्रीट नंबर है जिसकी वर्थ मेजर करी जाती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। स्टार्टअप्स, रियल स्टेट, रेयर और एंशिएंट थिंग्स एंड इवन आर्ट, ये सभी की वर्थ वैल्यूएशन से कैलकुलेट करी जाती है। अब स्टार्टअप के केस में जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो। अगर स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं भी है तो भी उसकी वैल्यूएशन निकाली जा सकती है। वैल्यूएशन किसी भी चीज के उसके फ्यूचर पोटेंशियल को देख के निकाली जाती है। जिस स्टार्टअप के फ्यूचर में एक्सपेंड होने के ज्यादा चांसेस है, इन्वेस्टर्स को उसके शेयर्स खरीदने के लिए उतना ही ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब इसमें इन्वेस्टर्स का फायदा तभी होता है जब स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन बढ़े। अब इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरी कंपनी है और आप एक इन्वेस्टर हो। अब हम इस एग्जांपल को लेके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर मान लो मैं आपके पास आता हूँ, आपको अपने स्टार्टअप की सेल्स ऑपरेशन शो करता हूँ और आपको मेरे स्टार्टअप में ग्रोथ नजर आ रही है, और हम दोनों मिलकर मेरे स्टार्टअप की वैल्यूएशन सेट करते हैं, लेट्स से 100 करोड़ रुपए, और आप मेरे को 10 करोड़ रुपए देते हो, जिसके बदले मैं आपको 10% की इक्विटी देता हूँ। अब आप तभी पैसा कमाओगे जब स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़े, यानी अभी आपके 10% 10 करोड़ के। अब जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ेंगे। अब मान लो स्टार्टअप की वैल्यूएशन 2x हो गई, यानी 2 गुना बढ़ गई। अब आपके 20% की वैल्यू 20 करोड़ रुपए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका काम हो चुका है, आप उतना कमा चुके हो जितना आप कमाना चाहते थे, और अब आप अपने पैसों को सिर्फ बाहर निकालना चाहते हो। तो अब आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि मेरे स्टार्टअप में से गए और 20 करोड़ निकाला और चल दिए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ 3 तरीकों से बाहर निकल सकते हो। पहला, जब दूसरा इन्वेस्टमेंट राउंड हो तो आप अपने 10% किसी और इन्वेस्टर को बेच दो। दूसरा, अगर कोई बड़ी कंपनी मेरे स्टार्टअप को खरीदती है तो आपको भी आपके 10% मिल जाएंगे। और सबसे आखिरी तीसरा, जब कंपनी आईपीओ निकाले, यानी जब कंपनी पब्लिक को भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे, तो आप वहां से बाहर निकल सकते हो। अब अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया है तो चाहे कंपनी प्रॉफिटेबल हो या फिर लॉस कमाती हो, इन्वेस्टर्स फिर भी कमाएंगे। अब तक हम जान चुके हैं कि क्यों ज़्यादातर स्टार्टअप्स को इनिशियल स्टेज में लॉस कमाना पड़ता है, और क्यों स्टार्टअप्स अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा बढ़ाते हैं, और फाइनली स्टार्टअप्स के पास लॉस कमाने के पैसे कहाँ से आते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि स्टार्टअप्स फाउंडर का एक ड्रीम और मार्केट की एक वैल्यू क्रिएटिंग मशीन है। फिर चाहे वो इन्वेस्टर हो, फाउंडर हो, एम्प्लॉय हो, कंट्री हो या इवन कंज्यूमर, ये स्टार्टअप सभी के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। बट व्हाट इफ अगर सिर्फ एक जगह पर ये कंपनी वैल्यू देना बंद कर दे, आई मीन कंज्यूमर, कि अगर प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में फिट ना बैठे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, जैसा बायजूस कंपनी के साथ हुआ। 2022 में बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी, और बस इसके 2 साल बाद बायजूस की वैल्यूएशन 95% से गिर गई, यानी अब ये $1 बिलियन है। और ये केस सिर्फ बायजूस का नहीं, पूरे इंडिया में 90% स्टार्टअप्स सिर्फ 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। और कुछ स्टडीज ये भी बताते हैं कि आधे स्टार्टअप्स मार्केट में फिट ना होने की वजह से ही फेल होते हैं, जो कि इस कोट को डिफाइन करता है।
एवरी स्टार्टअप बिल्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम, बट नॉट एवरी प्रॉब्लम नीड्स अ स्टार्टअप टू सॉल्व इट। और बाकी बचे हुए स्टार्टअप्स रेवोल्यूशन लाते हैं, जिसे वर्ल्ड अडॉप्ट कर लेता है, जिससे जो कंज्यूमर है वो रेवोल्यूशन चेंज को ही अपनी रियलिटी मान ले। जैसे सोशल मीडिया एप्स, फोन्स, या इवन हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही देख लो। स्टार्टिंग में जब ये मार्केट में आए थे तो ये लोगों की वांट थी, पर अब ये नीड बन चुकी है, जिसका फायदा इन कंपनीज को अच्छे से हुआ। और जो नए स्टार्टअप्स हैं वो भी यही करना चाहते हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। और अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि कैसे बिना टैलेंट के लोग सिर्फ अपने ग्रोथ माइंडसेट की वजह से टैलेंटेड लोगों को भी पीछे कर देते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ। बाय।